हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीएस में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं गुप्त वंश। और गुप्त वंश का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त वंश से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो गुप्त वंश से ही आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनका जिक्र हम आगे करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो गुप्त वंश है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। पहले मैंने सोचा कि ये जो वीडियो है उसको एक ही पार्ट में बना दिया जाए, लेकिन उसमें से बहुत से अंश छूट जाते जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं वो छोटी तैयारी कर रहे होंगे, छोटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके पर्पज़ से आपके काफ़ी पॉइंट छूट जाते हैं। तो इसीलिए और काफ़ी हमारे प्रिय भाइयों का कहना भी था कि सर गुप्त वंश का जो वीडियो है, जो ये टॉपिक है, इसको लगभग 2 या 3 आप वीडियो में प्रोवाइड कराएं, जिससे कि हमारा प्रत्येक कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए। तो आपके कहने पर ही हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। गुप्त वंश हम 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं, और इसके पश्चात में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश के अगर साक्ष्यों की बात की जाए तो यहाँ पर हमने बताया जो गुप्त वंश हैं उसमें 2 प्रकार के साक्ष्य हमें मिलते हैं। एक तो साक्ष्य मिलता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, एक है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य यानी साहित्यिक स्रोतों में हमने 2 चीज़ लिख दी हैं। यहाँ पर जैन ग्रंथों को भी शामिल कर लिया है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को शामिल कर लिया है साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, और पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें अभिलेख व मुद्राएं आती हैं, ठीक है, सिक्के भी आते हैं। तो अगर साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत में दोस्तों वायु पुराण ले लीजिए, मत्स्य पुराण ले लीजिए, कालिदास की रचनाएं ले लीजिए, और विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, और इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, जितनी भी पुराणे हैं उनमें गुप्त वंश का उल्लेख दोस्तों हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथों में तो जो फाह्यान के द्वारा बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है, हेमसांग के द्वारा लिखा गया है, मंजूश्री मूल कल्प में भी, और जो हमारे जो तुर्की लेखक हैं अल-बरूनी, ठीक है, इनके द्वारा भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं या भारत के इतिहास के बारे में बताया गया, उन सब में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हुई और इनके शासकों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम अभिलेखों की बात करें तो बहुत से अभिलेख मिले हुए हैं। अभिलेख गुप्त वंश के बहुत से अभिलेख मिले हुए हैं और इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो मेन है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में है दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से साक्ष्य गुप्तकालीन मिलते हैं। इसके महारौली हो गया, एरण अभिलेख हो गया, ठीक है, बिहार का स्तंभ हो गया, इन सभी स्थानों से गुप्त काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो बहुत सी मुद्राएं हो गई हैं, ठीक है, मुद्राओं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, और जो सिक्के हो गए और इन सिक्कों पर कौन कौन से चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, किस प्रकार से बताने का प्रयास किया गया है, तो ये सभी चीज़ें गुप्त वंश के शासकों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश शासकों के बारे में सभी बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि गुप्त वंश हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, और इसकी संस्थापक कौन है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में आता है संस्थापक के बारे में, तो आपको ये चीज़ जाननी आवश्यक। ठीक है, गुप्त वंश की अगर जानकारी की हमें बात की जाए तो हमने बता दिया, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, दूसरे हो गए लिखित साक्ष्य। ठीक है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर यहाँ पर बहुत से साक्ष्यों की बात की जाएगी, कौन कौन से, काफ़ी जो विद्वान हैं अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया है कि जो गुप्त काल के शासक थे वो कोई कहता है वैश्य, कोई कहता है कि ब्राह्मण थे, कोई कहता है शूद्र थे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मतभेद है, लेकिन आपको याद रखना ब्राह्मण किन किन कौन कौन से इतिहासकार हैं जो ब्राह्मण मानते, तो हेमचंद्र राय चौधरी और श्री राम गोयल, ये 3 लोग हैं, ये मानते हैं कि ये जो गुप्त कालीन जो शासन था ये ब्राह्मणों का शासन था। ठीक है, अगर हम क्षत्रिय की बात करेंगे तो गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजुमदार, ये मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे। और
अगर बात करेंगे शूद्र की, तो शूद्र से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना, काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल यानी केपी जोशी भी आ सकता है, केपी जायसवाल भी आ सकता है। तो इनका कहना है कि जो गुप्तकालीन शासक थे वो शूद्र थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक जो मत है वो है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो कैसे थे, वैसे थे। तो अधिकतर मतों में यही हमें देखने को मिला है कि जो गुप्त काल के जो शासक थे वो थे वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर बात की जाए गुप्त वंश के संस्थापक की, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। संस्थापक बताया गया है, तो यहाँ पर अगर वास्तविक संस्थापक की बात आ जाएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर एग्ज़ाम में आता है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको टिक करना है क्या, चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर केवल संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको श्रीगुप्त टिक करना, ठीक है। हम जब ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी शासक हैं, लेकिन जो मेन शासक है वो 8 शासकों को यहाँ पर हमने शामिल किया, ठीक है। और 8 शासकों को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इनको एक पार्ट में पढ़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ये इम्पोर्टेंट राजा हैं और बहुत से ऐसे राजा हैं जिनके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत से हमने वीडियो देखा, काफ़ी वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, वो आपको कुछ दिन याद रहता है या छोटे एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी होता है। तो हम ऐसी तैयारी करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए काम आए, ठीक है। तो हमारे आपने सभी वीडियो देखा होगा, सभी वीडियो में आपने पाया कि जो भी फैक्ट्स हैं उनको विस्तृत रूप से समझाया गया है, जिससे कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वो काम आए, ठीक है। तो इसमें भी यही करेंगे, हम इस टॉपिक को 2 पार्टों में बांटेंगे। पहले में 4 राजाओं के बारे में बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट में क्या करेंगे, हम 4 राजाओं के बारे में बात करेंगे। श्रीगुप्त, ठीक है, जो ये संस्थापक होंगे इनके बारे में। फिर घटोत्कच के बारे में बात करेंगे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का बहुत ही महान शासक था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त यानी 4 शासकों के बारे में हम पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे और इनके साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त को। अगर यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आते हैं तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत अधिकतर आता है कि स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने प्रारंभ की, किन शासकों के शासनकाल में चलाई गई। तो अगर स्वर्ण मुद्रा की बात आएगी तो आपको यही याद कर लेना है दोस्तों, क्या है ये, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। इनके शासनकाल में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई, ठीक है। ये और अगर आ जाएगा तो चांदी की मुद्राएं, तो अधिकतर चांदी और तांबे की मुद्राओं के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, ठीक है, इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया, ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर तांबे के सिक्के की बात की जाए, तांबे की जो मुद्रा थी वो रामगुप्त ने तांबे का सिक्का जारी किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का। तो आपको ये चीज़ स्लाइड में ये दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे श्रीगुप्त की, ठीक है। श्रीगुप्त की शासनकाल की बात करेंगे तो 275 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी तक शासन रहता है, किसका, श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और श्रीगुप्त ही प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको महाराजा की उपाधि जिन्होंने धारण की, ठीक है, किसकी उपाधि, महाराजा, ठीक है, संस्थापक थे। और इसके बाद में कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा, ठीक है, ये आता है, आपको याद रखना है। इन्होंने इम्पोर्टेंट काम क्या किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया कि बहुत से बौद्ध यात्री उस समय आते थे भारत में। हालांकि ये बौद्ध नहीं थे, लेकिन जब बौद्ध यात्री बहुत ही आते थे तो उनके निवास के लिए इन्होंने बहुत से विहार, जिसमें एक विहार जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बिहार को बनवाया, बहुत बड़ा विहार था। और उसके यानी वहाँ उस बिहार के जो भी खर्चा था, खर्चे को संभालने के लिए जो भी 24 जो इम्पोर्टेंट गांव थे उनको दान में दिया। वहाँ से जो भी राजस्व प्राप्त होता था वह उस मंदिर में, बौद्ध मंदिर में या उस बिहार में खर्चा किया जाता था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट काम है और ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना कि 24 गांव
दान में देने वाले प्रथम राजा कौन थे, गुप्त वंश के राजा कौन थे, तो आपको याद रखना कौन है, वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, अब इनके शासनकाल में अभिलेख नहीं मिलते हैं। ठीक है, दो मुहरें मिलती हैं, दो मुहरें मिलती हैं इनके शासनकाल में। तो एक मुहर में जो लिखा हुआ था गुप्ता से लिखा हुआ था। ठीक है, पृष्ठभाग पर क्या लिखा हुआ था, गुप्ता से। जो दूसरी मुहर थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, एक मिट्टी थी दोस्तों, मिट्टी की बनी हुई थी, और मिट्टी में लिखा हुआ श्री र गुप्ता से। ठीक है, श्री र गुप्तस। तो दो मुद्राएं मिली, दो मुहरें मिली, एक पर गुप्तस, एक श्री र गुप्तस। ठीक है, तो हम ये श्रीगुप्त आपके समझ में आ गया होगा। 4-5 पॉइंट है केवल, इनको याद रखना कि संस्थापक थे, महाराजा की उपाधि की, 24 गांव दान में दिया था, और 2 मोहरें मिली थी। ठीक है, गुप्तस या श्रीगुप्त से लिखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे घटोत्कच की। तो घटोत्कच श्रीगुप्त का ये पुत्र था। ठीक है, इसने क्या किया, इसके इम्पोर्टेंट है कि इसे आदिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, पहले महाराज, दूसरे कौन है, आदिराज। ठीक है, इनको आदिराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र, सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने ये किया कि चंद्रगुप्त ने अपने जो पुत्र थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, इनका विवाह लिच्छवी कुमारी कुमार देवी के साथ में। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ में किया, क्योंकि उस समय जो लिच्छवियों की जो स्थिति बहुत ही अच्छी थी, तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक समझौता कर लिया। इसीलिए इन्होंने शादी करवा दिया किससे, चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, मैचिंग करने का भी क्वेश्चन आता है, और जिसको आपको याद रखना। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य का विस्तार किया, क्योंकि कुमार देवी के कोई भाई नहीं था, और इनके पिता की मृत्यु के पश्चात में इनका राज्य विस्तार हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जो तीसरे राजा थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना कि चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक कौन। तो अगर वास्तविक लगा होगा तो आपको क्या करना है, चंद्रगुप्त प्रथम को करना है। ठीक है, टिक करना है। इनका विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी प्रथम से हुआ था दोस्तों, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में चंद्रगुप्त और कुमार देवी के जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे इनके शासनकाल में, वहाँ पर बताया गया इनके पृष्ठभूमि पर इन यानी चंद्रगुप्त प्रथम और जो कुमार देवी की जो आकृति थी उसको अंकित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहाँ से ये चीज़ प्राप्त होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, लिच्छवी दौहित्र। किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, उसको याद रखना। लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र में होता है पुत्री या फिर पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इससे सिद्ध होता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत भी प्रारंभ किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त। और विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था, वो आगे पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, अभी तक जितने भी राजा थे सबसे पहले महाराजा से आशय यह होता है कि एक जो पहले राजा थे श्रीगुप्त, वो एक प्रकार के सामंती राजा थे। अब सामंत कहा जाता है कि ये कुषाणों के सामंत, जो गुप्त शासक थे ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, उन्हीं के राज्य में काम करते थे। धीरे धीरे जैसे ही कुषाणों की शक्ति क्षीण होती है, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी राज्य का विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले महाराजा की उपाधि किसने धारण की, श्रीगुप्त ने। ठीक है, आदिराज की उपाधि किसने धारण की, घटोत्कच ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो आपको याद रहेगा, आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य साकेत और प्रयाग तक फैला हुआ था। साकेत उस समय दोस्तों साकेत और प्रयाग है ना, प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक, और इधर गुजरात के क्षेत्र तक फैला हुआ था किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त 3 राजाओं के बारे में हमने बात किया। अब बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और समुद्रगुप्त को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में इनको गिना जाता है, और ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे, इसीलिए इनको लिच्छवी दौहित्र भी बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखनी है। ठीक है,
वह एक महान शासक के साथ साथ वो एक संगीतज्ञ भी थे और विद्या संरक्षक भी थे। ठीक है, एक संगीतज्ञ थे, इनको कविराज भी बोला जाता था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कविराज, गुप्त वंश में किस शासक को कविराज की श्रेणी में रखा गया है, किस राजा को कविराज बोला गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। कौन दरबारी कवि थे? हरिसेन। हरिसेन ने चंपू काव्य शैली में, कौन सी शैली? ठीक है, याद रखना, चंपू काव्य शैली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंपू काव्य शैली, है ना, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना। चंपू काव्य शैली में क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। जो प्रयाग प्रशस्ति आप देखते हैं उसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। कौन सी शैली में की थी? चंपू काव्य में की थी। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में, क्या हुआ, एक बार जब उनको लगा कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए और अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बना देना चाहिए, तो सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भरी सभा में, लेकिन सबसे जो योग्य इनका पुत्र था समुद्रगुप्त था, तो समुद्रगुप्त को ये राजा बनाना चाहते थे। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ने क्या किया? भरी सभा में गले लगा लिया और इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। किसको? समुद्रगुप्त को। लेकिन ये चीज़ इनका जो बड़ा पुत्र था, चंद्रगुप्त का जो बड़ा पुत्र था, समुद्रगुप्त का जो बड़ा भाई था, ठीक है, उसका नाम था काच नाम था। ठीक है, उसको ये चीज़ बहुत ही चीज़ अच्छी नहीं लगी उसे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र था काच, तो उसने क्या किया? फिर विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के पश्चात में उसने ज्येष्ठता का फायदा उठा करके शुरुआत में गद्दी प्राप्त कर ली। लेकिन क्या हुआ? जनता भी ने देखा कि ये जो राजा था वो अयोग्य था पूर्णतः। इसी का फायदा उठाकर समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और उससे हराकर गद्दी प्राप्त की। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकार के युद्ध में जो अपने बड़े भाई काच की हत्या भी कर दी और सिंहासन को प्राप्त किया। ठीक है, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, अधिकतर सिक्कों पर बीणा बजाती हुई स्त्री, यानी बीणा बजाते हुए स्त्री का फोटो अंकित मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री भी हो सकता है और यहाँ पर जो है यानी बीणा बजाते हुए ये जो समुद्रगुप्त है ना, इनका भी चित्र मिला हुआ है। यानी कहने का आशय ये है कि अभी तक ये नहीं पता चला कि ये स्त्री हैं या फिर जो है समुद्रगुप्त है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि बीणा बजाते हुए एक फोटो मिला हुआ है। इस पर सिक्कों पर हैं समुद्रगुप्त का विजय अभियान, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका विजय अभियान। इन्होंने अपने विजय अभियान को 5 पार्टों में डिवाइड किया। 5 भागों में इनका विजय अभियान चला। इन्होंने 5 बार आक्रमण किया और अपने आसपास के जितने राज्य थे उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। अब वो कौन कौन से स्थान थे, कौन कौन सा, और इसके अतिरिक्त जो भी 5 उन्होंने आक्रमण किए उनकी एक अलग अलग नीति बनाकर की। कौन कौन सी नीतियां थी वो एग्जाम में आती हैं, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। इन्होंने प्रथम चरण में क्या किया? जो आर्यावर्त, जो उत्तरी भारत था, ठीक है, जो उत्तरी भारत था उसमें 9 राजाओं को परास्त किया। ठीक है, जो उत्तरी भारत था वहाँ पर एक साथ में क्या किया? 9 राजाओं को परास्त किया और इन राजाओं को अपने राज्य का अंग बना लिया, यानी बलतः इन पर अधिकार कर लिया, इनको हरा करके इन पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि गणपत के जो नाग थे यानी मथुरा के शासक थे, इन्होंने, ठीक है, इनको हराया। और अच्युत देव जो कि अहिच्छत्र का शासक था, इनको विदिशा के शासक जो नागदत्त थे, इनको हरा करके इनके राज्यों को क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। और द्वितीय जो चरण हुआ उसमें इन्होंने 12 राज्यों को, ठीक है, नहीं, द्वितीय चरण में ये जो 9 गणराज्य थे, पहले में क्या किया? 9 राजाओं को, ठीक है, फिर 9 गणराज्यों को जीता, जिसमें योधे, मालव, अर्जुनायन, ठीक है, ये सभी थे। यहाँ पर डवा, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर आदि प्रमुख थे। द्वितीय चरण में इन्होंने इन गणराज्यों को जीता। तृतीय चरण में ये आठवीं पर आक्रमण बोलते हैं और वहाँ पर एक जो वन्य जाति को समुद्र ने, क्योंकि उस समय जो वन्य जाति वो भी जो जनजाति थी वो भी काफ़ी प्रभावशाली थी, इनको हरा करके समुद्रगुप्त ने परास्त किया
और उन पर अपना अधिकार प्राप्त किया। इस जाति ने क्या किया, सम्राट अशोक के शासन काल में भी संकट उत्पन्न किया था, यानी ये बहुत ही प्रभावशाली थे आटविक, ठीक है। तो इनको भी हरा करके समुद्रगुप्त ने क्या किया, इन पर अपना अधिकार प्राप्त किया और इसके साथ साथ में वहाँ पर एक नीति भी। अगर हम बात करेंगे चतुर्थ अभियान की, तो चतुर्थ अभियान में ये दक्षिण की ओर विजय करते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं और वहाँ के 12 राज्यों को जीतते हैं। दक्षिण में जाकर के 12 राज्यों को जीतते हैं। दक्षिण में कौशल का जो राजा था महेंद्र, इसको हराते हैं। महाकालांतर का राजा व्याघ्रराज था, इसको हराते हैं। कौशल का राजा मष्टराज होता है, इनको भी हराते हैं। पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी होता है, इसको हराते हैं। तो इस प्रकार से वो 12 दक्षिण के 12 राजाओं को दोस्तों हरा करके आप उनके क्षेत्र को अपने राज्यों में मिला लेते हैं और इस प्रकार से पूरे अखंड भारत पर उनका राज्य हो जाता है। किसका? समुद्रगुप्त का। अब हम बात कर लेंगे समुद्रगुप्त के आक्रमण की नीतियाँ कौन कौन सी थी, क्योंकि यहाँ नीतियों से क्वेश्चन आता है, इनकी नीतियों से और सिक्कों से क्वेश्चन आता है। तो हम नीतियों को देख लेंगे, इनकी नीतियाँ कौन कौन सी थी। तो पहली जो नीति थी, यानी जब उन्होंने पहले आक्रमण किया, सबसे पहले 9 राजाओं पर आक्रमण किया, तो उनकी जो नीति थी दोस्तों, उसका नाम था प्रसवोद्धारण, ठीक है। प्रसवोद्धारण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ, आपको ये चीज़ याद रखना। जब आर्यावर्त यानी उत्तर भारत में इन्होंने आक्रमण किया तो एक नीति अपनाई जिसका नाम था प्रसवोद्धारण। प्रसवोद्धारण का मतलब होता है बलपूर्वक या अपने प्रभाव को जमाने के लिए उन्होंने आक्रमण करके और बलता क्या किया, उनके राज्यों को अपने में मिला लिया। सबसे पहला काम इन्होंने इन नीतियों को धारण किया, यानी जितने भी राजा थे उनको सबसे पहले क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया। एक योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण करके उनको हराया और हरा करके क्या किया, उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया। तो जब पहला काम किया तो उन्होंने पहला इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनके शासन से, समुद्रगुप्त के शासन से धीरे धीरे लोग, क्योंकि राज्य बढ़ रहा है और राजाओं को ये जीत रहे हैं, तो इसीलिए दूसरा जब इन्होंने आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण करते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने दूसरी नीति अपनाई जिसका नाम था सर्वकर दाना ज्ञान करना, ठीक है। सर्वधन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पर, तो दूसरे में ये जो इनकी होती है सर्व कर दाना ज्ञान करना, ठीक है। ये नीति अपनाते हैं। इसके अनुसार वो क्या करते हैं, जिस राज्य पर आक्रमण करते हैं, इस राज्य पर दूसरे में जहाँ पर वो आक्रमण करते हैं वहाँ की जनता को कर से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर अपना अधिकार जमाते हैं और उसके साथ साथ में वहाँ की जो जनता है उसको कर मुक्त कर देते हैं, यानी किसी भी प्रकार का उसको कर नहीं देना रहता है। तो जब पहले के राजा कर लेते थे तो जो जनता थी वो कर देती थी, तो वो जो राजा से अप्रसन्न रहती थी। लेकिन जब इन्होंने आक्रमण किया और समुद्रगुप्त ने, और वहाँ के राजा, वहाँ की जितनी भी जनता थी उसको कर मुक्त कर दिया, तो इनसे जनता बहुत ही प्रभावित हुई और ये जनता भी चाहने लगी कि यहाँ पर जो अधिकार रहे वो समुद्रगुप्त का ही रहे, ठीक है। तो ये दूसरी नीतियाँ थी जिसकी वजह से ये जनता के प्रिय भी बनते गए। कौन? समुद्रगुप्त। तीसरे में क्या किया इन्होंने, परिचारकृत नीति। अब परिचारकृत नीति क्या है, यानी जब इन्होंने आठविक राज्यों पर जिन्होंने, आठविक कौन थे दोस्तों? आठविक हमने बताया एक जनजाति थी जो कि बहुत ही भयानक जनजाति थी। जब उन्होंने इस समुद्रगुप्त ने इन पर आक्रमण किया तो इनको क्या किया, परिचारक में दास, यानी अपने यहाँ दास बना लिया। इनको क्या किया, अपने यहाँ दास बना लिया। ये तीसरी नीति थी, ठीक है। चौथी नीति इन्होंने क्या अपनाई, तो चौथी नीति इन्होंने अपनाई ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह का मतलब होता है कि जितने भी राजा थे, यदि वो अगर अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, इन्होंने आदेश दिया, कहा यदि जितने भी राजा आसपास के हैं यदि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे और हमारे यहाँ उपहार लेकर आएंगे तो हम उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उन पर बलता अधिकार भी कर लेंगे, आक्रमण करेंगे। इसीलिए बहुत से राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये जो नीति थी समुद्रगुप्त की वो चौथी नीति, ठीक है। पाँचवीं नीति इन्होंने अपनाई कन्याओपायन। कन्याओपायन क्या है? कन्याओपायन नीति के अनुसार इन्होंने जो आसपास के जितने राज्य थे उनसे, उनकी जो कन्याएं थी, उनकी जो पुत्रियां थी, उनसे उन्होंने कहा कि जो गुप्त शासक थे या उनके जो सामंत थे उनसे विवाह करने के लिए, जब विवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा तो वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो पांचवा नीति अपनाई वो कन्याओपायन नीति अपनाई, जिसके अनुसार उन्होंने
विवश किया। जो उनके समकालीन राजा थे उनको अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए गुप्त शासकों से क्या किया, इनको विवश किया। तो ये 5वीं नीति इनकी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखते हैं, अधिकतर क्वेश्चन ये भी आता है कि सिक्के किस प्रकार के चलाए। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए, क्योंकि इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो पहला जो प्रकार था दोस्तों गरुण प्रकार था। अब गरुण प्रकार क्या होता है, तो इन्होंने अपने सिक्कों में क्या किया, समुद्रगुप्त ने भगवान विष्णु की तरीके से बहुत से शस्त्रों को लेकर के सिक्कों पर अंकित करवाया। ठीक है, तो ये पहला जो प्रकार था वो गरुण प्रकार था, जिसमें आप भागवत देखे होंगे। भागवत यानी विष्णु भगवान का जो भागवत रूप है, जो भगवत रूप है उसमें देखे होंगे बहुत से शस्त्रों से सुसज्जित होते हैं। तो इसी प्रकार से गरुण प्रकार का भी सिक्का इसी प्रकार से था, जिसमें समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। दूसरा जो प्रकार था धनुर्धारी प्रकार, इसमें धनुष लेकर के भगवान श्री राम के प्रतीक की तरीके से बन करके ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने सिक्के पर इन्होंने अपनी आकृति को छपवाया। जो चौथा प्रकार था वो परशु प्रकार था, यानी परसा पकड़ करके ये इनके सिक्कों में इनकी जो आकृति थी वो परशु, एक परसा पकड़ करके इन्होंने इनका जो आकृति थी वो अंकित थी। जो चौथा प्रकार था वो अश्वमेघ प्रकार था। वहाँ पर दिखाया गया था कि अश्वमेघ यज्ञ करते हुए और घोड़ा छोड़ते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया था। वीणा वादन प्रकार, यहाँ समुद्रगुप्त को दिखाया गया था, इसीलिए इनको वीणा वादन प्रकार था इनका सिक्कों का, उसमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको कविराज भी बोला जाता है। तो ये वीणा वादन प्रकार था। इसके अतिरिक्त एक और सिक्का था जिसका नाम था व्यग्र हनन प्रकार। व्यग्र हनन का प्रकार का मतलब होता है बाघ की भांति शक्ति वाला, बाघ की भांति शक्ति वाला। तो 6 प्रकार के सिक्कों को जारी किया समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो, अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और अपना सिलेक्शन पाइए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम बताएंगे विक्रमादित्य के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में और गुप्त काल के शासनकाल के बारे में। ठीक है, तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।